हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी कितनी हसरत है तुझे पाने की भाग 5 है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। एसीपी चौहान बोले, इस लड़की की पूरी डिटेल्स निकालो। इसकी फैमिली में जो भी है उसे थाने बुलाओ, जल्दी करो। सेरा बहुत जल्दी और परेशान राजवीर के सामने आता है। बॉस, वो एसीपी चौहान वैदेही मैम से पूछताछ करने के लिए यहाँ आने वाला है। बॉस, वो आपके पीछे ही पड़ गया है। यदि वैदेही मैम ने अपना मुंह खोल दिया तो? सेरा की बात सुनकर राजवीर शांत और मुस्कुरा रहा था। यह देखकर सेरा को हैरानी हुई। वह पूछा, बॉस आप मुस्कुरा रहे हैं? राजवीर ने कहा, तुम भी शांत रहो। एसीपी चौहान को जो करना है करने दो, तुम बस अपना काम करो। सेरा ने कहा, बॉस मैंने शहर के सभी गुंडों से पूछताछ कर लिया। मिस्टर शाह की हत्या के पीछे इनमें से किसी का हाथ नहीं है। इस शहर में रहकर कोई भी आपसे दुश्मनी नहीं मोलना चाहेगा। मुझे शक है कि जो भी शूटर थे वो बाहर से ही आए थे। राजवीर ने कहा, तो इस शहर में नया दुश्मन कौन है जो मुझसे पंगा ले रहा है? उसका मिस्टर शाह को मारने के पीछे क्या मकसद था? मेरी नज़र में जो भी मेरे दुश्मन हैं वह यह काम नहीं करेंगे। फिर यह कौन है? यदि सबूत उसके पास है तो अब तक वह चुप क्यों है? और नहीं है तो फिर सबूत है कहाँ? या मिस्टर शाह ने क्या झूठ बोला था? सच क्या है झूठ क्या है? मेरी तो दिमाग की दही बन गई है। सेरा, बाहर हमारे जितने इन्फॉर्मल है सबको एक्टिवेट कर दो, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। उसी समय करण राजवीर से कहता है, एसीपी चौहान आए हैं और साथ में वैदेही के परिवार भी है। राजवीर अपनी आंखें बंद कर, इन्हें भी अभी ही आना था? जाओ वैदेही को भी बुला लो। सभी बाहर आए और साथ में वैदेही भी थी। वैदेही को देखकर उसका भाई मुन्ना खुश होते हुए उसके गले लग गया। वह पूछा, दीदी अब कैसी हैं? आप घर क्यों नहीं आई? वह बोली, तुम मैरी आंटी के साथ अंदर जाओ। तुम्हें खिलौने और चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना? तुम मैरी आंटी के साथ अंदर जाओ, मैं आपसे वहीं पर बात करती हूँ। मुन्ना मैरी के साथ अंदर चला जाता है। एसीपी चौहान हल्की मुस्कान के साथ बोले, कैसे हैं मिस्टर राजवीर सिंघानिया? आपसे इतनी जल्दी मुलाकात करनी होगी मैंने नहीं सोचा था। और वैदेही जी, आप कैसी हैं? देखिए कौन आया है। आपके मामा मामी भी साथ में हैं। मिल लीजिए अपने परिवार से, बहुत दिन हो गए होंगे आपको इनसे मिले हुए। वैदेही अपने मामा मामी की तरफ देखती है तो उनके चेहरे से हवैया उड़ गई थी। एसीपी चौहान सोफे पर बैठते हुए कहे, वैदेही जी, आपसे कुछ सवाल करने थे और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सही सही उत्तर दीजिएगा और डरिएगा बिल्कुल नहीं। यहाँ किसी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस आपके साथ है। आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी का पूरा जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, इसलिए बिना डरे सच कहिएगा। आपके मामा का कहना है कि आपको सिंघानिया ने अपने घर में जबरदस्ती डरा धमका के रखे हैं। बस एक बार सच कह दीजिए। वैदेही की आंखें राजवीर की ओर गई, जो शांति से उसी की ओर देख रहा था। करण ने पूछा, वैदेही से इंक्वायरी के लिए क्या आपने कोर्ट का परमिशन लिया है? एसीपी चौहान मुस्कुराते हुए फिर बोले, मुझे मालूम था कि आप में से कोई ना कोई यह सवाल जरूर करेगा, इसलिए मैं कोर्ट का परमिशन लेकर ही आया हूँ। आप निश्चिंत रहिए। और चाहता तो वैदेही जी को थाने बुलाकर पूछताछ कर सकता था, लेकिन क्या है ना, आप बड़े लोग, थाने आने में आपको तकलीफ होती है, इसलिए मैं खुद चला आया पूछताछ करने के लिए। और जब मैं वैदेही से पूछताछ करूं तो कृपया आप सभी चुप रहें, कोई बीच में नहीं टोकेगा, वरना मुझे विवश होकर आप सभी को थाने लेकर जाना होगा, जो आप सभी के हित में नहीं होगा। राजवीर ने भी सभी को इशारे से शांत रहने के लिए कहा। एसीपी चौहान ने कमलेश बाबू से कहा, मामा जी, आपको अपनी भगनी से कुछ कहना है तो कह दीजिए, बाद में आपको मौका मिले या ना मिले। एसीपी चौहान ने कमलेश बाबू को समझाया था कि वो वैदेही को सच कहने के लिए फोर्स करे। कमलेश बाबू वैदेही को धीरे से बोले, बेटा यही मौका है। एसीपी चौहान बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, सच इन्हें बता दो, फिर ये राजवीर को उसकी सही ठिकाने पर पहुंचा देंगे। वैदेही फिर एक बार राजवीर की तरफ देखती है। राजवीर की भी आंखें वैदेही पर ही ठहर गई थी।
लेकिन कुछ पल बाद उसने अपनी निगाहें हटा दूसरी तरफ कर लेता है। सभी की सांसें अटकी हुई थी। वैदेही भी कसमकस में थी। एक और उसका परिवार और पुलिस जो उसकी मदद करना चाह रहा था, और दूसरी ओर राजवीर जिसके लिए उसके दिल में कुछ तो था। वह यह भी सोच के हैरान थी कि राजवीर शांत क्यों है, वह कुछ कह क्यों नहीं रहा है। एसीपी चौहान ने फिर कहा, वैदेही निश्चिंत रहो, बिल्कुल मत डरो, पुलिस तुम्हारे साथ है। बस अपनी कंप्लेन करो और आज़ाद होकर अपने परिवार के पास जाओ जो हर पल तुम्हारे इंतजार में तड़प रहे हैं। उसके मामा मामी भी इसी बात के लिए पुलिस का साथ देने के लिए कहते हैं। वैदेही अपनी आंखें बंद करती है और अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर कहती है, एसीपी सर, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ। मैं यहाँ जॉब करती हूँ। मुझसे मिस्टर राजवीर सिंघानिया ने किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। वैदेही का फैसला सुनकर सभी चौंक गए थे। एसीपी चौहान को तो यह उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि वह तो पूरी प्लानिंग करके आए थे। कमलेश बाबू उससे पूछे, क्या बोल रही हो बेटा, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? एसीपी चौहान ने कहा, देखो वैदेही, तुम्हारे मामा ने यह कंप्लेन किया है कि मिस्टर राजवीर सिंघानिया तुम्हें जबरदस्ती यहाँ रखे हैं, और तुम कह रही हो कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ हो। वैदेही कमलेश बाबू को अपनी बात समझाना चाह रही थी, लेकिन अभी वो कुछ भी कहती तो वो समझ नहीं पाते, इसलिए वो चुप रही। वैदेही ने एसीपी से कहा, मैं सही कह रही हूँ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ। मिस्टर राजवीर इनोसेंट है। एसीपी चौहान ने कहा, वेरी गुड, यानी तुम कहना चाह रही हो कि तुम्हारे मामा झूठ बोल रहे हैं? ये झूठे हैं, या मिस्टर राजवीर सिंघानिया का ऐसो आराम ने तुम्हारी आंखों पर झूठी पट्टी बांध दिया है, सच कहने से रोक रहा है? एसीपी चौहान वैदेही को अपनी कटाक्ष बातों से विवश करना चाह रहे थे, सच कहने के लिए। राजवीर को भी उससे उम्मीद नहीं थी। वो हैरान था कि वह ऐसा क्यों बोली। एसीपी चौहान के बार बार सवाल पर वैदेही का रिएक्शन नॉर्मल ही था। वह मन में कहते हैं, यह लड़की झूठ क्यों बोल रही है? हो सकता है राजवीर सिंघानिया ने झूठ बोलने के लिए इसे धमकाया हो। वह बोले, ठीक है, माना अपनी मर्जी से यहाँ ठहरी हो, लेकिन मुझे यह बताओ, मिस्टर शाह की हत्या के बारे में क्या जानती हो? पुलिस को तुमने कॉल किया था, फिर थाने क्यों नहीं आई? झूठ मत बोलना। वह सीसीटीवी का फुटेज हमने देखा है, जिस पीसीओ से तुमने थाने में फ़ोन किया था। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। यह सुनकर वैदेही घबरा गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वह बोली, जी, कॉल मैंने ही किया था। मिस्टर शाह की हत्या के समय मैं वही थी। वो बाइक से थे। कौन थे मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। सभी ने अपने चेहरे ढक रखे थे। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी निकल आई थी। वह झूठ बोल रही थी। वह जानती थी कि पुलिस के पास उसके झूठ को साबित करने का कोई सबूत नहीं है। एसीपी चौहान ने पूछा, गाड़ी का कलर, उसका नंबर, वो कैसे दिखते थे? कुछ तो याद होगा, तभी तो तुमने पुलिस थाने में कॉल किया होगा। वैदेही ने कहा, मैंने कहा ना, मैं इतनी डर गई थी कि मैंने यह सब नोटिस ही नहीं कर पाई। मुझे बस यह मालूम है कि वे लोग 2 बाइक से थे। बाइक का कलर ब्लैक था, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। एसीपी चौहान को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जानते थे कि वैदेही झूठ पर झूठ बोले जा रही थी, लेकिन वो वैदेही को मजबूर भी तो नहीं कर सकते थे। वह राजवीर की तरफ देखे तो वो मुस्कुरा रहा था। अब राजवीर एसीपी चौहान के ठीक सामने आकर कहा, आपके सवाल जवाब खत्म हो गए होंगे, तो अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, यह सब क्या हो रहा है? सभी दरवाजे की तरफ मुड़कर देखे तो चौंक गए। सभी हैरानी व्यक्त करते हुए, बड़ी माँ, नीलमा देवी? तभी एक कांस्टेबल एसीपी चौहान से धीरे से कहता है, सर, ये नीलमा देवी है, राजवीर सिंघानिया की बड़ी माँ, और बहुत ही पावरफुल औरत है। उनके नाम का सिक्का चलता है यहाँ पर। नीलमा देवी दिखने में सख्त और स्ट्रिक्ट थी। अपने बिजनेस में कई मेडल पा चुकी थी। वुमन एम्पावरमेंट पर खुलकर बात करती थी। इंडिया और इंडिया के बाहर इनका काफ़ी नाम था। दरवाजे से अंदर आते हुए पूछी, यह सब क्या हो रहा है और यहाँ पुलिस क्या कर रही है? राजवीर इससे पहले कि कुछ कहता, एसीपी चौहान बोल पड़े, यहाँ मैं पूछताछ करने के लिए आया था मिस वैदेही से, मिस्टर शाह की हत्या के जांच के सिलसिले में। नीलमा देवी बोली, तो हो गई आपकी पूछताछ? कुछ बताया इस लड़की ने आपको?
यह सुन एसीपी चौहान चुप हो जाते हैं। नीलिमा देवी सख्त आवाज में बोली, आपको हमसे किसी तरह का सहयोग चाहिए तो हमें थाने बुला लीजिए। हमें आने में कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमारे घर में पुलिस आए यह हमें बर्दाश्त नहीं है। यह आपकी पहली और आखिरी गुस्ताखी समझकर आपके सीनियर को कंप्लेन नहीं कर रही हूँ आपके खिलाफ। हमारे यहाँ पुलिस तभी आते हैं जब उन्हें मेहमान बनकर आना होता है। मेहमान बनकर आएंगे तो सम्मान मिलेगा, वरना आप तो जानते ही हैं कि हमारी क्या रुतबा है और मिस्टर राजवीर सिंघानिया है कौन। एसीपी चौहान दांत पीसते रहे और वहां से चल दिए। कमलेश बाबू बहुत नाराज थे वैदेही से। वह मुन्ना को आवाज दिए और साथ लेकर जाने लगे। तभी वैदेही उन्हें रोकते हुए बोली, मामा मेरी बात तो सुनिए। कमलेश बाबू उसे बीच में रोकते हुए बोले, हमारी बेटी इतने ही दिन में इतना बदल जाएगी नहीं मालूम था। अब हम हैं ही क्या तुम्हारे लिए। लेकिन बेटा, जिस दिन तुम्हें एहसास होगा कि हम तेरे अपने हैं तो आ जाना। हमारे घर की दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे। वैदेही की आंखें भर आई थी। उसे ऐसे रोते देख राजवीर को भी दुख हो रहा था। सभी खामोश थे। उसके मामा मामी वहां से चले गए। वैदेही वहीं घुटने के बल बैठकर रोने लगी और सपना उसको संभालने में लग गई। तभी नीलिमा देवी राजवीर से बोली, मेरे कमरे में आना और ये नौटंकी जो यहाँ चल रहा है उसे बंद करके आना। सपना ने राजवीर को इशारे से बड़ी माँ के कमरे में जाने के लिए कहा और वो समझा गई कि वो वैदेही को संभाल लेगी। वैदेही अपने कमरे में बैठी गहरी शोक में डूब गई थी। वह खुद से कहती है, क्यों किया मैंने ऐसा? अपने मामा को झूठा साबित कर दिया, उन्हें दुख और तकलीफ पहुंचाई। मुझे एक अच्छा मौका मिला था यहाँ से आज़ाद होने का, लेकिन मुझे हो क्या गया था? उस गुंडे राजवीर का मैंने साथ क्यों दिया? मेरा दिल राजवीर के साथ क्यों था? यह हो क्या रहा है? मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राजवीर सही था, सपना कमरे में आते हुए बोली। और यह बात तुम्हारा दिल जानता है कि वह बुरा इंसान नहीं है, वह अच्छा है। वैदेही ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। जो किसी की हत्या करवा सकता है वह इंसान अच्छा कैसे हो सकता है? ऐसा है तो फिर पुलिस से झूठ क्यों कहा? सच बताकर चली गई होती। सपना ने पूछा, और रहा मिस्टर शाह की हत्या की, तो उनके हत्या के पीछे राजवीर का हाथ नहीं है, बल्कि वह तो खुद उनके हत्यारों तक पहुंचना चाहता है। वैदेही ने पूछा, क्या? यह तुम क्या कह रही हो? सपना उसे आधा अधूरा सच बताती है। वैदेही, राजवीर खुद मिस्टर शाह के हत्यारों को ढूंढ रहा है। मिस्टर शाह एक समय में इस परिवार के बहुत खास सदस्य जैसे थे। उनकी हत्या राजवीर कैसे कर सकता है? वैदेही ने पूछा। जब ऐसी बात थी तो वह पुलिस को सच क्यों नहीं बताने दिया मुझे? क्यों मुझे जबरदस्ती यहाँ रखा? मुझे सच बताने देता। सपना ने कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम पुलिस तक पहुँचो। वो खुद उन हत्यारों को ढूंढना चाहता है। और तुम्हें क्या लगता है वैदेही, मिस्टर शाह के हत्यारों को पुलिस कभी नहीं पकड़ पाती? तुम नहीं समझोगी वैदेही। बस इतना जानो कि राजवीर ने जो भी किया वही सही था, और यदि तुमसे वो अपना सच कहता तो क्या तुम उस पर यकीन करके सब कुछ बता देती? नहीं ना, इसलिए उसने ऐसा किया। वैदेही, कभी कभी हम जो देखते हैं सच में वो ऐसा होता नहीं है, और जो होता है वो हमारी नजरें नहीं देख पाती है, लेकिन मन देख लेता है। तुम्हारा मन राजवीर के बारे में सच जानता है। तुम्हारा मन जानता है कि राजवीर अच्छा है, इसलिए तुम राजवीर के खिलाफ पुलिस को कुछ नहीं बता सकी, यहाँ तक कि अपने परिवार के खिलाफ चली गई। मैं तो कहती हूँ कि तुम प्लीज राजवीर की मदद कर दो। उस दिन तुमने क्या देखा था राजवीर को बता दो और चली जाओ अपने परिवार के पास। सपना अपने मन में सोचती है, सॉरी वैदेही, पूरा सच नहीं बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जितना सच पता होना चाहिए मैंने तुम्हें बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि तुम राजवीर को बताकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओगी। वहीं कमरे में राजवीर बड़ी माँ नीलिमा के सामने खड़ा था और बड़ी माँ गुस्से से कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। राजवीर ने कहा, सॉरी बड़ी माँ, मैं फेल हो गया हूँ। आपको सच बताकर परेशान नहीं करना चाह रहा था। बड़ी माँ बैठते हुए गंभीर होकर बोली, आप जानते हैं कि आप में मेरी जान बसती है, लेकिन आपको यह भी मालूम है राजवीर कि हमारी फैमिली की इमेज पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। हम इस देश के रॉयल फैमिली हैं। हमारा एक गलत फैसला और कदम पूरी फैमिली की इमेज को बर्बाद कर सकता है, और आप बिना सोचे समझे वो लड़की
जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसे अपने घर में रख लिए। उसकी फैमिली पुलिस को अपने साथ लाकर तमाशा करती है और आप खामोशी से देखते रहें। यदि वह लड़की आपके खिलाफ अपना मुंह खोल देती तो क्या स्टैंडर्ड रह जाती हमारी, क्या इमेज रह जाती हमारी। यह तो शुक्र मानिए कि मैं सही समय पर आ गई। जिस घर में कभी पुलिस ने कदम नहीं रखा, मेरी गैर हाजिरी में वो भी हो गया। आप कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं हैं। इंदर द डायमंड एंड टेक्सटाइल के मालिक है आप, जिसका पूरा एशिया में डंका बजता है। एशिया के वन ऑफ द रिचेस्ट एंड पॉपुलर कंपनी के मालिक है। यदि मीडिया को यह बात मालूम चल गया होता तो क्या इमेज रह जाती आपकी। आप रोल मॉडल हो। आपको यह सब करने से पहले सोचना चाहिए था राजवीर। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। और मिस्टर शाह के हथियारों तक पहुंचने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन आपको अपना तरीका ही सही लगा। राजवीर ने कहा, तरीका होते तो अब तक वो सबूत हमारे हाथ में होते बड़ी माँ, लेकिन नहीं है। हमारा हाथ आज भी खाली है और मैं अपना मकसद भूलकर उस सबूत को ढूंढने में लगा हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा। उसकी बात सुन बड़ी माँ ने गुस्सा छोड़कर प्यार से देखते हुए बोली, जानती हूँ आपको सब कुछ मालूम है। आप यह सब मेरी खुशी के लिए करना चाह रहे हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी अपनी आंखें बंद करके नहीं रह सकती हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है, उस लड़की से आप सारे इन्फॉर्मेशन लेकर अब मुझे दे दीजिए और आप बस अपना मकसद पर ध्यान दीजिए। वह सबूत अब मैं ढूंढूंगी। राजवीर ने कहा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा? पूरा भरोसा है, लेकिन इंदर को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आपका बचपन और जवानी दोनों बिना पिता का गुजरा है। इंदर कहाँ है, कैसे है, किसी को नहीं मालूम है। बस मुझे उनका आखिरी कॉल याद है। वो परेशान थे, कुछ बताना चाह रहे थे मुझे, लेकिन उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था और आज तक बात नहीं हो पाई। कहते कहते बड़ी माँ की आंखें भर आई थी। राजवीर उनके आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अब पापा ही नहीं, मुझे बड़े पापा को भी ढूंढना है। मैं वादा करता हूँ कि उन्हें ढूंढकर जरूर लाऊंगा। बड़ी माँ बोली, अब आपको पूरा सच बताने का समय आ गया है और इस समय का मैंने बेसब्री से इंतजार किया है। इंदर तक पहुँचने का मात्र एक ही रास्ता है और वो है वंदना। राजवीर हैरान था, वह कुछ समझा नहीं। उसने पूछा, वंदना यह कौन है? बड़ी माँ बोली, बहुत बड़े बिजनेसमैन आनंद सरताज की इकलौती बेटी है जो दुबई में बेस्ड है, लेकिन असल में वह तो बहुत बड़ा माफिया है, इलीगल कामों का सरताज है। एक समय में वह और तुम्हारे पापा बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। तब आपकी और खुशी का जन्म नहीं हुआ था। आपके पापा तो खानदानी रॉयल थे, लेकिन वह आम था। उसे जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना था, बहुत पैसा कमाना चाह रहा था। इंदर उसकी बहुत मदद किया करते थे। आखिरी बार वह उसी के साथ थे। इंदर तो नहीं मिले, लेकिन आनंद सरताज इंडिया छोड़कर दुबई जा बसा। हमसे भी कभी किसी तरह का कांटेक्ट नहीं रखा। बस सुनने में आता रहा है कि वो इलीगल काम करने लगा है। हमने बहुत कोशिश की उससे इंदर के बारे में जानने की, लेकिन उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसका कहना था कि उसे खुद नहीं मालूम कि इंदर कहाँ है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो इंदर के बारे में कुछ तो हमसे छुपा रहा था। उसे मालूम था कि इंदर कहाँ है। इंदर के जाने के बाद हमारा बिजनेस डाउनफॉल पर जाने लगी। आप और खुशी छोटे थे और हम जानते थे कि हमें उस वक्त अपने बिजनेस पर फोकस करना होगा। इंदर को तो हम नहीं ढूंढ पाए, लेकिन अपने बिजनेस को बहुत ऊंचा कर लिया और फिर आपके बड़े होने का इंतजार किया, क्योंकि आप हमारे वंश के इकलौते चिराग हैं और इंदर डायमंड एंड टेक्सटाइल कंपनी को आपकी ज़रूरत थी। हम एशिया में पावरफुल बनना चाहते थे, ताकि जब भी आनंद सरताज से हमारा आमना सामना हो तो जीत हमारी ही पक्की हो। इसलिए सही समय का इंतजार करना उचित समझा। उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वही किया। सोचा था कि सही समय पर आपको सारा सच बताएंगे, लेकिन सही समय ऐसा आएगा यह नहीं सोचा था। अब हम इतने पावरफुल हो गए हैं कि हमें अब इंदर को ढूंढना और आनंद सरताज का सामना करना आसान होगा। यूएसए में कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरी मुलाकात वंदना से हुई थी। जब उसने अपने बारे में मुझे बताया तो यही लगा कि भगवान ने हमें मौका दिया है इंदर तक पहुंचने का। हमने वंदना को अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उसे इंडिया आने के लिए इनवाइट किया और वो इंडिया आने में इंटरेस्टेड भी थी। उससे मिलकर काफ़ी अपनेपन की फीलिंग आई।
वह वंदना ही है जिसके सहारे हम आनंद सरताज तक पहुँचेंगे और फिर आप अपने पिता इंद्र के पास। राजवीर ने पूछा, मुझे करना क्या है बड़ी माँ? यह सुन निर्मा देवी की आंखों की चमक बढ़ गई थी। क्या था बड़ी माँ का प्लान? कौन था आनंद सरताज? क्या मोड़ लेगी वैदेही और राजवीर की प्रेम कहानी? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।